नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। मैं आपका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर स्वागत करता हूं आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ज्योग्राफी की कक्षाओं के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल है। आप ज्योग्राफी के PYQ जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अपना हमारा जो सेट चल रहा है वो आज का सेट नंबर 4 होगा, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर हम 4 के बारे में बात करेंगे। मंडे से फ्राइडे ये सीरीज हमारी चली हुई है। रोजाना आपको शाम 8 बजे ये वीडियो उपलब्ध हो जाता है, और आप हेल्पलाइन नंबर जो 8432522112 है, इनके ऊपर किसी भी क्वेश्चंस का बेझिझक होकर के डाउट पूछ सकते हैं। आपके लिए उड़ान क्लासेस हर समय भरसक प्रयास करेगा, और आपके लिए हर टाइम के ऊपर जो है खड़ा रहता है आप सब विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है ये। इसीलिए आप सभी विद्यार्थी एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जिस भी विद्यार्थी को PDF लेनी है तो वो GK बाई विक्रम सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाकर अपनी PDF भी जो है प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और यह हमारा आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न होगा, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप अच्छे से इसे देख पा रहे होंगे। विच one of the following lakes is in India has the highest water salinity, यानी कि भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसमें सबसे अधिक पानी की लवणता है। आपसे ये पूछा गया है। डल झील है, चिल्का झील है, बुलर झील है, या सांबर झील है। कौन सी झील में सर्वाधिक पानी में लवणता देखने को मिलती है? तो सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में भी आप लिखकर सबसे पहले बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांभर झील होगा। मैं आपसे यही पूछता हूं कि सांभर जो झील है, ये आज का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि सांभर झील है कहाँ पे, सांभर झील कहाँ पे है। ठीक है, सांभर झील जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि चिल्का जो झील है हमारे पास, कौन सी झील? वुलर झील जो है हमारे पास, ये J&K में है। किस में है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर उसके बाद में चिल्का के बारे में बात कर लें तो चिल्का झील जो है ये ओडिशा के अंदर है। कहाँ पे है? ओडिशा राज्य के अंदर है चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उसके बाद में डल झील के बारे में बात कर लें तो डल झील भी हमारे J&K के अंदर है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और अभी अभी डल झील को जो है भारत का रामसर वेटलैंड घोषित किया गया था। तो आज के पहले प्रश्न का सही आंसर होगा सांबर झील। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। द रिवर ऑल्सो नोन एज जो है सांगपो इन तिब्बत इज, यानी कि आपसे पूछा गया है तिब्बत में कौन सी नदी को सांगपो के नाम से जो है जाना जाता है। तो सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गंगा को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है, इंदु को जाना जाता है, या तीस्ता नदी को जो है जो है हमारे पास तिब्बत है उसमें जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से कौन सी नदी को जानते हैं? तो देखिएगा, आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, या ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इस नदी की बात कर लें तो मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से जो है ये निकलती है तिब्बत में से। और जब तिब्बत में ये प्रवाहित होती है तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर ले, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यांग याप दर्रे से, तो प्रवेश करने के बाद में इसका नाम हो जाता है दिहांग। क्या हो जाता है? दिहांग नाम इसका हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ये असम के अंदर आती है तो असम में इसका नाम क्या हो जाता है? असम में इसे नाम मिलता है ब्रह्मपुत्र। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। जब से पहले इसे सबसे पहले तो बात कर ले सांगपो के नाम से, जो तिब्बत में कहते हैं। फिर असम के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। फिर हम बात कर लें कि इसे बांग्लादेश में, किसमें? बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ये रहा।
अगर साथियों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया एक बार लाइक करना ना भूलें, और लाइक करने के बाद में एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में व्हाट्सअप स्टडी रिलेटेड जो जितने भी आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सअप का है, फेसबुक पे है, जो है इंस्टाग्राम पे, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास वहाँ पर एक बार क्लास को शेयर कर दें। हम जो है आपके लिए ऐसे ही भरसक जो है प्रयास करेंगे, आपके लिए बेहतरीन मेहनत करके आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो हमें मिलेगा वहाँ से भी हम आपके लिए जो है पहुँचाते रहेंगे टाइम से टाइम। ठीक है। विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन इज नॉट लोकेटेड ऑन दिस बैंक ऑफ रिवर गंगा, यानी कि निम्न में से गंगा नदी के किनारे कौन गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कौन सा शहर ऐसा है जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, आपसे ये पूछा गया है प्रश्न नंबर इसमें। ठीक है, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया कि गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर, देखो फतेहपुर है, भागलपुर भी है, उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, उत्तरकाशी नहीं है, कानपुर भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारे पास, सही आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, और बाकी के सारे शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा। रेगुर सोयल इज आइडली सिचुएट फॉर द ग्रोथ ऑफ विच ऑन अमोंग द फॉलोइंग क्रॉप्स, यानी कि रेगूर मिट्टी निम्नलिखित में से किस मिट्टी के किस फसल के विकास के लिए उपयुक्त है। देखो प्रश्न बहुत ही ज्यादा शानदार है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, शायद हजारों बार ये प्रश्न जो है पेपर में आ चुका है अभी तक। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। रेगूर मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के विकास के लिए उपयुक्त है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। तो काली मिट्टी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, काली मिट्टी का दोस्तों आपने नाम सुना होगा, और इसी काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। इस काली मिट्टी के ऊपर आपको एक गाना भी मिलेगा, तेरा काला बदनाम हो लिया, ये गाना बहुत अच्छा चला था, ट्रेंड में आया था। ठीक है, तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है, काली मिट्टी में भाई साहब सबसे ज्यादा जो है कपास उगता है। इसी कारण से कपास के कारण ही इस मिट्टी को क्या कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो इसे आप कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कपास बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता, यानी कि इस मिट्टी में जल सोखने की क्षमता जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है, और इस मिट्टी के अंदर काली मिट्टी में दरार पाई जाती है। दरार मतलब केस नलियां इसमें पाई जाती हैं। इसी कारण उनको तोड़ने के लिए किसान बार बार इसमें हल चलाता है। इसी कारण इसे कहते हैं सौतह जुताई वाली मिट्टी। क्या कहते हैं, सौतह जुताई वाली मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखना भाई साहब नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो भाई, इन इंडिया द प्रॉब्लम्स ऑफ सोयल इरोजन इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भारत में मिट्टी के कटाव की समस्या निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है। भारत में मिट्टी के कटाव से संबंधित जो समस्या है वो किसके साथ जुड़ी हुई है। देखो टेरेसी खेती से, वनों की कटाई से, जलवायु से। ठीक है, तीन आपको दिए गए हैं पॉइंट, इन तीनों में से आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, टेरेसी खेती से भारत में कोई समस्या का जो है नहीं है कि वनों की कटाई से कटाव से जो है मिट्टी के कटाव से संबंधित कोई समस्या नहीं है। फिर बात कर ले, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का भी कोई प्रभाव नहीं है कि मिट्टी का कटाव इससे हो भारत में। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, इसका बी कथन जो है ये एकदम सही है, यानी कि केवल बी जो है इसका सही आंसर होगा। वनों की कटाव के कारण जो है भारत में एक भयंकर समस्या बनी हुई है, किसकी, मृदा अपरदन की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिएगा। प्रश्न है, जब भारत में कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं, जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इसका लाल रंग होने का कारण क्या है। यानी कि अगर आप व्हेन यू ट्रेवल इन certain parts of India you will notice red soil, what is the main reason of this color।
यानी कि इस मिट्टी के अंदर हम बात कर लें तो भारत में जहां जहां पर जाते हैं लाल मिट्टी आप देखते हैं, तो उस लाल मिट्टी में लाल रंग मिट्टी का होने का कारण क्या है? मैग्नीशियम की प्रचुरता, संचित ह्यूमस की प्रचुरता, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति और जो है फॉस्फेट की प्रचुरता। तो सही आंसर होगा इसमें जो है ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड की प्रचुरता है, यानी कि Fe2O3 की अधिकता के कारण जो है यह मिट्टी जो है लाल रंग इसका होता है। और यह हल्की सूखी होने के बाद में इसी मिट्टी को हम हल्की पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग हम लेव देने में या लीपने पोतने में करते हैं। ठीक है, तो सी आंसर जो है एकदम सही होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व? निम्नलिखित में से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन, काजीरंगा। देखो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, सुंदरवन जो है ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन क्या नहीं है? कांजीरंगा जो है या काजीरंगा जो असम के अंदर है, ये भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगर बात कर ले मन्नार की खाड़ी वाला, तो ये तमिलनाडु राज्य के अंदर है भारत का बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी की बात कर ले, ये भी तमिलनाडु के अंदर है बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन की बात कर लें तो ये हमारे भारत के वेस्ट बंगाल के अंदर भारत का जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। काजीरंगा जो है ये भारत में एक नेशनल पार्क है, जो कि कौन से राज्य में है? तो ये असम राज्य जो है इसके अंतर्गत आता है, जो कि भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस वन में सबसे बड़ा क्षेत्र है? यानी कि भारत में जो है वनों के क्षेत्रफल के आधार पर, या भारत के कौन से वन जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल के ऊपर फैले हुए हैं, तो उनके बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है मोटाने वेट टेम्पोरेट वन, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। तो पर्णपाती वन मतलब पतझड़ वन जो है ये भारत में सर्वाधिक एरिया के ऊपर पाए जाते हैं, सर्वाधिक भाग पर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसीलिए आप इसे इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार पेपर में आया है, तो कभी और भी पेपर में ये आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? यानी कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ऐसा है जो कि सबसे पहले स्थापित हुआ था, और ये हुआ था 1935 के अंदर। ठीक है, 1935 में ये हेली के नाम से स्थापित हुआ था, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे आप कहते हैं वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। लेकिन भाई साहब इसका नाम फिर से भी चेंज कर दिया गया और वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इसका वर्तमान में नाम है। इसका सही आंसर बी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना। कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि झारखंड में जो कोडरमा है वो किसका प्रमुख उत्पादक है? आप अच्छे से जानते होंगे कोडरमा जो है ये झारखंड का एक स्थान है। कोडरमा किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा आप अच्छे से जानते हैं अबरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अबरक जो है यह जो है एक अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है? एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है अबरक। और अबरक से जो है क्या बनाया जाता है? तो अबरक के कुचालक बनाए जाते हैं। ठीक है, अबरक के क्या बनाए जाते हैं? कुचालक जो है ये बनाए जाते हैं। यानी कि आपने बिजली के जो खंबे होते हैं, बिजली के जो पोल होते हैं, उनके ऊपर आपने एक जो है काली काली सी वो लगी होती है, एक छोटी सी, जिसे मोडी बोलते हैं आप गाँवों में, या मुर्गी बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। उस आधार पर उसके अगर बात करें तो वो कुचालक का कार्य करता है, और वो किसका बना होता है? वो अबरक का बना होता है। ठीक है, तो हमारा बी आंसर एकदम सही होगा, एकदम राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है डालमिया नगर
ऑफ बिहार इज फेमस फॉर, यानी कि बिहार का जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है? बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल इसे बहुत बार पूछ चुका है, सीएचएसएल में भी बहुत बार आ चुका है। पिछले एग्जाम्स की अगर मैं बात कर लूं तो पिछली बार ये सीपीओ के पेपर में भी आया था। ठीक है, तो देखिएगा डालमिया नगर बिहार का किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? डालमिया नगर, जो कि बिहार में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न देखेगा, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, यानी कि भारत में किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है? तो आप सब जानते हैं, छोटा सा प्रश्न है, इत्तू सा राजस्थान इसका सही आंसर होगा। देखो क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है। जनसंख्या में पूछ लिया जाए तो जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है? हमारे पास उत्तर प्रदेश है। लगभग 20 करोड़ जनसंख्या 2011 के अनुसार इसमें रहती है। और जनसंख्या के अंदर अगर छोटा की पूछ ली जाए, आपसे जनसंख्या में आपसे छोटा जो है राज्य पूछ लिया जाए तो छोटा राज्य है हमारे पास सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में। लेकिन अगर आपसे क्षेत्रफल में छोटा पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल में छोटा आपसे पूछ लिया जाए तो गोवा होगा। कौन सा होगा? गोवा होगा इसका आंसर। ठीक है, बड़ा पूछा जाए तो राजस्थान आप आंसर दे ही सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न। देखिएगा प्रश्न बेहतरीन है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कितनी है? आप अच्छे से जानते हैं भारत की सीमा के बारे में। तो भारत की कुल सीमा कितनी है? तो भारत की सीमा या बाउंड्री के बारे में बात कर लें तो 22,716.6 किलोमीटर ये भारत की कुल सीमा है। ठीक है, अब इस सीमा रेखा को दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। कितने भागों में बांटा गया भाई? दो भागों में। देखो एक तो है स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा की बात कर लूं तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200। एक है हमारे पास तटीय सीमा। ठीक है, अब तटीय सीमा की लंबाई है हमारे पास 75,16.6 किलोमीटर। आपसे यही पूछा गया कि भारत की कोस्टल रेखा की लंबाई या तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई? 7516.6 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली हम बात कर लें, अप्रोक्स में बात कर लें तो कितनी होगी? 7500 किलोमीटर। कितनी होगी? 7500 किलोमीटर। लेकिन फिर भी इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। और इसे दो भाग कौन कौन से हैं जिनमें विभाजित किया जाता है? तो देखो एक तो इसे बताया जाता है मुख्य भूमि की सीमा, और मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर है। ठीक है, फिर बची हुई जो है आइलैंड्स के साथ यानी कि द्वीपों के साथ जो सीमा लगती है वो पूछी जाती है, और उसकी लंबाई कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही शानदार व गजब का प्रश्न आपके सामने आया है। देखिएगा सभी ध्यान से। पलक्कड़ गैप कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि पलक्कड़ खाई निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ती है? सिक्किम और पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल एंड तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? पलक्कड़ खाई का मतलब क्या है? ये एक पाल घाट दर्रा है। क्या है? पाल घाट दर्रे से संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो पाल घाट दर्रे के बारे में हमने कल के लेक्चर में भी बात की थी कि पाल घाट दर्रा जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियां, कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में है। अन्ना मलाई की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सा दर्रा? पलक्कड़ या पालघाट दर्रा। तो ये नीलगिरी व उसकी अन्नामलाई की पहाड़ियों के बीच में, तो सीधी सी बात है केरल और तमिलनाडु को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? केरल और तमिलनाडु को जोड़ेगा। सबसे पहले दर्रा क्या होता है? देखो ये दो हमारे पास पहाड़ियां हैं, आपने सुन तो लिया कि दर्रा क्या होता है। ये दो पहाड़ियां हैं भाई साहब अपने पास, और इन्हीं दोनों पहाड़ियों के बीच में से ये जो कोई रास्ता है, ये क्या है? एक रास्ता है। और इसी रास्ते को क्या नाम दिया जाता है?
तो इसी रास्ते को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, अब दर्रे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो एक चीज और देख लो कि दर्रे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। दर्रे का प्रतीक चिन्ह हम इसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं, यानी कि दर्रा कहीं पर भी मानचित्र में ये चिन्ह मिल जाए तो वो क्या होगा, एक दर्रा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखना शानदार जोड़ी का प्रश्न आया है। जोड़ा मिलाने के लिए आपसे दिया गया है और आप अच्छे से जानते हैं जोड़ा कैसे मिलाया जाता है। आपका भी शायद अभी तक जोड़ा मिल चुका होगा, तो जोड़े मिलाए जा रहे हैं भाई साहब। अगर आपको नहीं मिला है तो यहाँ पे ढूंढ ले अपना जोड़ा। ठीक है, अपना जोड़ा यहाँ पे मिला लिया जाए। और देखना पहला प्रश्न ये रहा भाई। ठीक है, देखोगा ये प्रश्न को देखिएगा ध्यान से कि मच विद करेक्ट पेयर्स, यानी कि सभी जोड़ों के साथ मेल करें। एक लिस्ट नंबर 1 दे रखी है, एक अपने पास लिस्ट नंबर 2 दे रखी है। एक में हमारे पास झील दे रखी है, एक में संबंधित राज्य दे रखा है। सबसे पहले पुलिकट झील, तो पुलिकट झील जो है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बाउंड्री के ऊपर है, तो आपको आंध्र प्रदेश इसमें दे ही नहीं रखा, तो तमिलनाडु के साथ पेयर बन जाएगा। फिर उसके बाद में चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, आप अच्छे से जानते हैं। वूलर झील जो है ये कश्मीर के अंदर है, और बची हुई सांभर झील ये राजस्थान के अंदर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखना यानी कि ये जो है ए का हमारा पास क्या आंसर आया, 3 आया। उसके बाद में बी का आंसर क्या आया हमारे पास, तो बी का 1 आया। उसके बाद में सी का वूलर का क्या आंसर आया, 4 आया। और फिर डी का आंसर क्या आया हमारे पास, 2 आया। यानी कि 31 42 इसका सही आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में है, तो 31 42 हमारे पास ए ऑप्शन में सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा प्रश्न, प्रश्न है विच इज द हाईएस्ट पीक टू द साउथ ऑफ द विंध्याज, यानी कि विंध्यन पर्वतमाला जो है इसके दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जैसे मान ले कि ये हमारे पास विंध्यन पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, विंध्यन पर्वतमाला है। ठीक है, ये हमारे भारत में। और विंध्यन पर्वतमाला जो हमारे पास है, देखना ध्यान से, मैं इसे अच्छे से थोड़ा सा और अलग तरीके से डिफाइन करता हूँ कि जैसा मान ले ये अपने पास हमारा प्यारा सा एक इंडिया का चित्र है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ये हमारा इंडिया हो गया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर जो है आप अच्छे से जानते हैं कि ये भाई साहब अपने पास ये यहाँ पे एक पर्वतमाला है, जिस पर्वतमाला का नाम है वे वी लिख कर बता रहा हूँ आपको, ये विंध्याचल पर्वतमाला है। ठीक है, इसके दक्षिण के बारे में पूछ रहा है आपसे, किसके बारे में, इसके दक्षिण में यहाँ पे नीचे कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है। तो इसके दक्षिण में तो बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं हालांकि, लेकिन पूरे के पूरे दक्षिण के अंदर यहाँ पे एक पर्वत चोटी आती है ना यहाँ पे, इस पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो इस पर्वत चोटी का नाम है अन्नाई मुडी पर्वत चोटी। और अन्नाई मुडी पर्वत चोटी की ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियों की सर्वोच्च शिखर है वह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नाई मुडी, जो कि इसके दक्षिण में है, तो पूरे के पूरे इस दक्षिणी क्षेत्र की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी होगी। धन्यवाद, इसका सही आंसर क्या होगा, जो है हमारे पास सी आंसर होगा। तो आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, ये प्रश्न मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ अनाईमुडी पर्वत चोटी के बारे में। तो आप सारे के सारे एक बार क्लास को थम्स अप करें भाई साहब, लाइक करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो गॉडविन ऑस्टिन इज ए, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि गॉडविन ऑस्टिन क्या है। एक दर्रा है, एक शिखर है, एक टेलीस्कोप आविष्कारक है, या एक भूविज्ञानी है। तो टेलीस्कोप क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं, तो टेलीस्कोप क्या है, एक सॉरी सॉरी तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं गॉडविन ऑस्टिन के बारे में। गॉडविन ऑस्टिन एक पर्वतमाला है जिसे आप केटू के नाम से जानते हैं। अब इस केटू पर्वत चोटी काराकोरम श्रेणी में मिलती है। कौन सी श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब केटू पर्वत चोटी जो है इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी जो है हाइट के बारे में बात कर लें तो इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी 8611 मीटर। इसकी क्या है, इसकी क्या देखने को मिलेगी आपको, हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में बात कर लें कि
ये क्या है? तो यह एक पर्वत चोटी है, एक शिखर है, एक पीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बेहतरीन प्रश्न है, आंसर दें आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सांभर झील कौन से राज्य में स्थित है, कहां पर स्थित है? ठीक है, प्रश्न है हमारे पास, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय, या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? आपसे ये पूछा गया ग्रेट हिमालय। तो देखो, ग्रेट हिमालय को आप एक तो महान हिमालय कहते हैं, एक इसे आप इसे वरहत हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो नाम तो पर्टिकुलर है, या एक इसे हिमालय का सबसे बड़ा भाग भी कहते हैं। ठीक है, और इसे ही आप बर्फ से ये ढका रहता है। किससे? ये बर्फ से पूरे वर्ष भर ढका रहता है। इस कारण से आप इसे क्या कहते हैं? तो इस कारण से आप इसे हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिम का मतलब बर्फ और आद्री का मतलब आच्छादित, यानी कि बर्फ से आच्छादित जो भाग रहता है वो हिमालय का क्या कहलाता है? महान हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। तो ए आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और देखना नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सह्याद्री माउंटेन? निम्न में से किसे सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वत के नाम से आप किसे जानते हैं, या आप अच्छे से जानते होंगे। तो सह्याद्री पर्वत के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि सह्याद्री पर्वत के नाम से आप पश्चिमी घाट को जानते हैं। तो दूसरे नाम से भी कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अच्छे से उसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो पश्चिमी घाट इसका सही आंसर होगा। और पश्चिमी घाट जो है यह भारत का एक कैसा पर्वत है? तो भारत का एक कगार नुमा पर्वत है। कैसा? कगार नुमा पर्वत का उदाहरण है, यानी कि ये कगार की तरह खड़ा हुआ है। और पश्चिमी घाट जो है इसमें भारत में सबसे पहले क्या होती है? तो पश्चिमी घाट में भारत में सबसे पहले क्या होती है? मेनलैंड में बरसात होती है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमुडी है, और अनाईमुडी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों का हिस्सा है। ठीक है, तो बी आंसर एकदम सटीक होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न। देखिएगा, द गैप ऑफ द माउंटेन विच प्रोवाइड नेचुरल पाथ इज नोन एज, यानी कि प्राकृतिक पथ प्रदान करने वाले पर्वत का अंतराल किसके रूप में जाना जाता है? यानी देखिएगा भाई, ये एक हमारे पास पर्वत है, मैंने अभी भी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था अभी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये जो है क्या आ रहा है? दो पहाड़ियों के बीच में से एक जो है रास्ता है। इसी रास्ते को अपन नाम क्या दे रहे हैं? दर्रा दे रहे हैं। दर्रे को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो दर्रे को ही अंग्रेजी में बोला जाता है पास। क्या बोला जाता है? पास। ठीक है, तो अब आप अच्छे से जान सकते हैं, कह सकते हैं कि प्राकृतिक पथ प्रदान करने वाले पर्वतों का अंतराल, दो पर्वतों के अंतराल में एक रास्ता हो गया, किसके रूप में जाना जाता है? तो ये पास यानी कि दर्रे के रूप में जाना जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा सी आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बेहतरीन तरीके से क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई, आपके लिए ऐसा लगता है कि आपके लिए आपके गुरुजी ने, आपके एजुकेटर ने, आपके जो है चहेतों ने आपके लिए मेहनत की है, तो कृपया एक बार उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, और साथ ही साथ साथियों को, अपने विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे मित्रों को साथ साथ में जो है ये वीडियो शेयर भी करें, और लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही अपनी तैयारी को बनाए रखें इस उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं इस सेशन को देखने के लिए, और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे को 20 से 25 मिनट के लिए आपने झेला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उम्मीद करता हूं आपका परिवार सदा सुखी रहे, खुश रहे, ऐसे ही आप ऊंचाइयों को छूते रहे। धन्यवाद।